नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस आदि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इन प्रश्नों से आप स्वयं की तैयारी को और मजबूत करें। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे तो हमारे इस प्रयास के लिए चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला के पहले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर सी, राम स्वभाव से सरल हैं। इस वाक्य में स्वभाव से में करण कारक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि से यहाँ साधन या विशेषता बता रहा है। अन्य विकल्पों से अलगाव, तुलना या भय का भाव प्रकट हो रहा है। जहाँ अलगाव, तुलना या भय का भाव प्रकट होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। दूसरा प्रश्न है, जिसके हाथ में चक्र है उसे क्या कहते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 2, चक्रपाणी। क्योंकि हिंदी व्याकरण में चक्रपाणी शब्द का अर्थ चक्र है, हाथ में जिसके होता है, जो भगवान विष्णु को संदर्भित करता है। चक्रधर का अर्थ चक्र को धारण करने वाला है और चक्रपाणी शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 1, मालिनी। मालिनी एक वर्णिक छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या और कर्म निश्चित होता है। इसमें 15 वर्ण होते हैं, जिनका कर्म नगण, नगण, मगण, यगण और यगण होता है। रोला, उलाला और हरिगीतिका मात्रिका छंद हैं, जिनमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, वर्णों की नहीं। साथियों, आपने जो है वर्णिक छंदों के लिए एक सूत्र आता है, यमाता राजभान सलगा। इसके अनुसार ही गणों की संख्या को हम गिनते हैं। अगला प्रश्न है, वांग्मय शब्द का संधि विच्छेद होता है। इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, इसका सही उत्तर होगा वाक धनमय। वांग्मय शब्द का सही विच्छेद वाग्धनमय है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। संधि के नियम के अनुसार यदि क के बाद कोई नासिक के व्यंजन जैसे म आता है तो क अपने वर्ग के 5वें वर्ण ग में बदल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ है? आपके पास 4 विकल्प हैं, घ, स, म और ल। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर डी, ल हो जाएगा। ल क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ होते हैं य, व, र, ल। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के भीतर ही रहती है और जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ये व्यंजन हैं य, र, ल और व। अगला प्रश्न है, सांचे में ढला होना मुहावरे का अर्थ है किसी की इच्छा के अनुरूप आचरण करना, विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना, रूपवान होना, अनेक कार्यों में दक्ष होना। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, रूपवान होना। सांचे में ढला होना मुहावरे का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर या रूपवान है, जैसे किसी सुंदर सांचे में ढलकर बना हो। अगला प्रश्न है, पावक शब्द में कौन सी संधि है? पावक शब्द में जो संधि हो जाएगी वह होगी अयादि संधि। इसके लिए व्याकरण में नियम है ए, आई, ओ, औ। इन 4 शब्दों के बाद जो है अगर कोई शब्द जुड़े तो वहाँ पे वह बदल जाता है, कर्म सा बदल जाता है। अ, औ और आओ, आय परिवर्तित हो जाते हैं। पावक में पो का जो है औ हो जाता है, ओ का आव हो जाता है, तो इसी प्रकार जो है पावक शब्द बनेगा। तो पावक में जो संधि होगी वह कौन सी होगी? अयादि संधि हो जाएगी। व्याकरण शिक्षण में प्रयुक्त भाषा संसर्ग विधि में किस तथ्य पर बल दिया जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 4, भाषा पर अधिकार प्राप्त लेखकों की रचनाएं पढ़ने पर। भाषा संसर्ग पर अधिकार प्राप्त लेखकों की रचनाएं पढ़ने पर। भाषा संसर्ग विधि व्याकरण शिक्षण की एक विधि है जिसमें भाषा के नियमों को अलग से पढ़ाने के बजाय छात्रों को उन लेखकों की रचनाएं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक रूप से भाषा सीखना है, न कि केवल नियमों को याद करना। इसीलिए इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि छात्र भाषा पर अधिकार प्राप्त लेखकों की रचनाएं पढ़ें और संदर्भ के माध्यम से व्याकरण को समझें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उसे देश सेवा करनी चाहिए। इस वाक्य में देश सेवा क्या है? इसके लिए 4 विकल्प आपके सामने है। भाववाचक संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंग कर्मकारक, दूसरा है भाववाचक संज्ञा बहुवचन स्त्रीलिंग कर्ताकारक, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंग कर्मकारक और चौथा है समूहवाचक संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग कर्मकारक। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 1, भाववाचक संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंग और कर्मकारक हो जाएगा। शब्द देश सेवा देश की सेवा का एक भाव दर्शाता है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा है। वाक्य में सेवा शब्द स्त्रीलिंग है और एकवचन में प्रयुक्त होता है। क्रिया का प्रभाव देश सेवा पर पड़ रहा है, इसीलिए कर्मकारक है। अगला प्रश्न है, वसंत शब्द का पर्याय नहीं है। ऋतुराज, मधुमास, रत्नाकर, पर्वत और कुसुमाकर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह विकल्प नंबर 3, रत्नाकर पर्वत हो जाएगा। रत्नाकर वसंत शब्द के पर्याय ऋतुराज, मधुमास और कुसुमाकर हैं। रत्नाकर शब्द का अर्थ समुद्र होता है, इसीलिए यह इसका पर्याय नहीं है। प्रियप्रवास महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा विकल्प नंबर सी, 17 सर्ग हैं। यह जो रचना है प्रियप्रवास महाकाव्य है, यह
महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित है। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग हैं। भाषा शिक्षण में सहचर्य विधि का उपयोग किस प्रणाली में किया जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा, आपके पास 4 विकल्प हैं, मॉन्टेसरी प्रणाली, डाल्टन प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली या ह्यूरिस्टिक प्रणाली। इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर 1 मॉन्टेसरी प्रणाली होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरस्कार कहानी के रचयिता हैं? इसका जो सही उत्तर है वह होगा, पुरस्कार कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी, इन्होंने इनके 5 कहानी संग्रह हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं, प्रेमचंद, अज्ञे और सुदर्शन, यह भी कहानीकार हैं। प्रेमचंद की कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, सौत, पंच परमेश्वर, ईदगाह इत्यादि। अज्ञे की भी कुछ कहानी प्रसिद्ध हैं, कोठरी के बाद विपदगाह इत्यादि। सुदर्शन की कहानियाँ हैं, पुष्पलता, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा इत्यादि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि आपको इनकी विस्तृत जानकारियाँ इनकी कहानियों के विषय में चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट में बताएं, हम इनको आपको सन सहित आपको कमेंट में बता देंगे। अगला प्रश्न है, अक्षर विन्यास की अशुद्धियों का कारण है? उच्चारण दोष, लिपि का अधूरा ज्ञान, अभ्यास का अभाव या उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होगा वह उपरोक्त सभी हो जाएगा। उच्चारण दोष, गलत उच्चारण, शब्दों को लिखते समय भी गलतियां होती हैं क्योंकि हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। लिपि का अधूरा ज्ञान, यदि व्यक्ति को वर्णमाला और मात्राओं का सही ज्ञान नहीं है तो वह सही वर्तनी नहीं लिख सकता। अभ्यास का अभाव, नियमित अभ्यास न करने से भी वर्तनी में त्रुटियां रह जाती हैं, इसीलिए जो इसका सही विकल्प होगा वह उपरोक्त सभी होगा। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा संबंधी ज्ञान को विकसित करना, सौंदर्यानुभूति, कल्पना शक्ति में वृद्धि करना, अभिनय क्षमता विकसित करना या विशिष्ट पदबंधों और वाक्य संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त करना। इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 2 सौंदर्यानुभूति, कल्पना शक्ति में वृद्धि करना होगा। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में सौंदर्यानुभूति जागृत करना और उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ाना है, जिससे वे कविता के भावों और रसों को गहराई से समझ सकें। अन्य विकल्प भाषा ज्ञान, अभिनय क्षमता, वाक्य संरचना का ज्ञान गौण उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? महात्मा विनोबा यश से भागते हैं पर कीर्ति उनके पीछे आती है। इंसान स्वामी और सेवक का अंतर जानता है। जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। घर का दरवाजा खुला और राम निकल गया। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर सी हो जाएगा। जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। यह मिश्र वाक्य है। इस वाक्य में जिसने और उसने संबंध वाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जो एक प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। यह मिश्र वाक्य की पहचान है। विकल्प ए और डी संयुक्त वाक्य हैं क्योंकि वे समानाधिकरण योजक पर और से जुड़े हैं। विकल्प नंबर बी एक साधारण वाक्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो पढ़ेगा वह विद्वान होगा, वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा संबंधवाचक सर्वनाम, विकल्प नंबर 2। जो पढ़ेगा वह विद्वान होगा वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि वह शब्द जो शब्द के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। जब वाक्य में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इस वाक्य में जो और वह एक दूसरे से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा और बोली के अंतर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भाषा का क्षेत्र विस्तृत और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा अधिक व्याकरण सम्मत होती है जबकि बोली में व्याकरणिक भेद अधिक होते हैं। भाषा मानक होती है, बोलियों में मानकता कम होती है। भाषा की अपेक्षा बोली का शब्द भंडार अधिक व्यापक होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर डी हो जाएगा। भाषा की अपेक्षा बोली का शब्द भंडार अधिक व्यापक होता है। भाषा और बोली के अंतर के संबंध में दिए गए कथनों में से डी असत्य है क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, यह सत्य है, और बोली का क्षेत्र सीमित होता है, यह भी सत्य है। दूसरा विकल्प है भाषा अधिक व्याकरण सम्मत होती है जबकि बोली में व्याकरणिक भेद अधिक होते हैं, यह कथन भी सत्य है। भाषा मानक होती है, बोलियों में मानकता कम होती है, यह कथन सत्य है। वास्तव में भाषा शब्द भंडार बोली की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक होता है क्योंकि भाषा का प्रयोग साहित्य, शिक्षा और सरकारी कार्यों में होता है, इसीलिए यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा की प्रारंभिक शिक्षा में कौन सा तत्व उपयोगी नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अक्षर ज्ञान, क्योंकि मौखिक भाषा बोलने और सुनने की प्रारंभिक शिक्षा में अक्षर ज्ञान, पढ़ना लिखना उपयोगी तत्व नहीं है। मौखिक भाषा स्वाभाविक रूप से संपर्क, अनुकरण और अभ्यास के माध्यम से सीखी जाती है, जबकि अक्षर ज्ञान लिखित भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जब किसी शब्द का कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द है तो वह कौन सा समास होता है? इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा कर्मधारय समास। जब किसी शब्द का एक भाग विशेषण या उपमा सूचक शब्द होता है तो वह कर्मधारय समास होता है। इस समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है।
एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है। उदाहरण के लिए नीलकमल, नील विशेषण और कमल विशेष्य है। और घनश्याम में घन उपमान है और श्याम उपमेय है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साथियों आज के इस प्रश्न की श्रृंखला में इतने ही प्रश्न रखते हैं। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगें तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम इस प्रकार की प्रश्नों की श्रृंखला आपके मध्य प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।